नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में ही एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है भाषा। ओके, इसमें हम अलग अलग कौन सी लेखक ने क्या लिखा था और किस हिंदी भाषा के बारे में क्या बताया है, इस सब स्टार्ट करेंगे हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष या व्यक्तता वाची अर्थात व्यक्त वाणी। भाष्यते वक्तवाक्य रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में व्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भारतीय विद्वान जैसे पतंजलि, कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम सक्सेना, सुकुमार सेन, ये सारे लोग जो हैं उनके बारे में हम चलिए इस पे बात करते हैं। भारतीय विद्वान ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है कि ये पक्ति दे देता है, उसके बाद पूछता है कि ये किस लेखक का है, किस विद्वान का है, तो उस हिसाब से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते हैं व्यक्त्यवाची वर्णा ईशात ई में व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त वो उसी भाषा कहते हैं। जैसे कि ये पतंजलि जी ने कहा, मतलब भाषा बहुत साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार और आप स्पष्टता समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये कहा है कामता प्रसाद गुरु जी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने अपने भाषा के बारे में बताया है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम से पूछते हैं। कहते हैं भाषा मनुष्य के उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीरावयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री जी का कथन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। बाबू राम सक्सेना जी ने कहा है। अब आते हैं सुकुमार सेन, अर्थवान कंठोदृढ़ ध्वनि समष्टि ही भाषा है, समष्टि ही भाषा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भोलानाथ तिवारी। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, भोलानाथ तिवारी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कहते हैं भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विशेष अध्ययन हो सके। ओके, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का ये कथन है। कहते हैं भाषा या दृश्य रूढ़ उच्चारित संकेत की वो प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर बीच विचार विनिमय सहयोग अथवा भाव व्यक्त करते हैं। इसमें क्या आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने। ओके, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, जिसे डॉक्टर पांडुरंग दामोदर जी ने कहा। ओके, ये हमारे भारतीय विद्वानों ने कहा ये सारी बातें। उसके बाद हम आते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने क्या किया। ये बुक है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये सरस्वती पांडे जी का बुक है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। ये गाइड बुक है और ये बहुत से एग्जाम्स जैसे नीट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, अब तो सीटीपीजी भी ले लीजिए, मतलब ये सारे लेवल के जो एग्जाम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हो। पाश्चात्य विद्वान में हम जाते हैं कि भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्स मूलर ने कहा। ये हेनरी स्वीट ने क्या कहा है, लिखे धन्यवादात्मक शब्द द्वारा विचारों के प्रकटीकरण ही भाषा है। क्रोचे आते हैं, उन्होंने क्या कि भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरे पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, श्रोतग्राह एवं स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, वांद्रिय जी ने ये कहा है। ओके,
ये जितने भी हमने पढ़ा है वो सारे तो मेन इम्पोर्टेंट है कि क्या हो रहा है और भाषा क्या है। ओके, अब आते हैं ओम टू एक्सपर्शन पे। मनुष्य धन्यवादात्मक शब्द द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार ये कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये, और आप जितना पढ़ सकते हैं 6, 7 और 8 नंबर ही पढ़ लें, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये है भाषा की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत तो उसके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। ये उसके सिद्धांत है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप प्लेटो और रूसो को देखिए। रूसो का संकेत और प्लेटो का है रणन। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद आप ये देखिए 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसिएते द लेगिस्टीन ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषता एवं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। भाषा क्या होती है, विशेषता क्या है? भाषा की विशेषता यह है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हैं कि सामाजिक संपत्ति है, प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है, सॉरी। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा किससे सीखी जाती है? अनुकरण से। ओके, भाषा जटिलता से सरलता था संयोगात्मक से वियोगात्मक की योद उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। ओके, भाषा के प्रकार के चरण क्या है? भाषा विकास के प्रमुख चरण कौन से निम्न है? पहला आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते जो निम्न है। मानक या परिनिष्ठ भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा भारत में बहुत इस पे विवाद है कि राष्ट्रभाषा है क्योंकि भाषा की विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण करते हैं। तो कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमान इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण है, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपांतरक, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। बाकी रचना और रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण करते हैं। विश्व को भाषा की आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ 2 स्लेगन ने किया। ओके, आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न से प्रस्तुत किया जाता है कि ये तो बना दिया गया। 4 देखिए आप, इसमें 2 प्रकार होते हैं भाषा के। पहला अयुगात्मक, दूसरा युगात्मक। अयुगात्मक की कोई भेद नहीं है, युगात्मक वही जहाँ युगात्मक के 3 भेद आते हैं, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। ओके, अश्लिष्ट के भी 4 भेद हैं, पूर्व युगात्मक, मध्य युगात्मक, अंत्य युगात्मक, पूर्वात्मक युगात्मक। श्लिष्ट के 2 भेद होते हैं, अंतर्मुखी, बहुमुखी, अंतर्मुखी के संयोगात्मक, वियोगात्मक, बहुमुखी के संयोगात्मक और वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट के होते हैं 2 भेद, पूर्ण प्रश्लिष्ट और दूसरा आंशिक प्रश्लिष्ट। आकृतिमूलक भाषा की महत्व विशिष्ट उदाहरण जब देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा इसका नहीं कर रहे, आप देख लीजिए, आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। श्लिष्ट को देखें आप। ओके, पारिवारिक वर्गीकरण जाते हैं तो पारिवारिक वर्गीकरण वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधारित निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक सम्मिलित। विश्व की भाषाओं के पारिवारिक और सांख्यिकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलियम ओके, ये देखिए, पूर्ण तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है, फ्रेंच मिलर ने इसकी संख्या 100 मानी है, और 4 क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 परिभाषा। ये अब मेन आ जाता है हमारा ये। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितनी भाषाएं, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 भाषाएं हैं मानी जाती है। मतलब भौगोलिक क्षेत्र 4, भौगोलिक क्षेत्र 4 है। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया को मिला के,
अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिका भूखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको रख लीजिएगा एक तरफ से बोले तो। ये आखिरी बाबू की ये रेसी में क्या गया, हमने भी एग्जाम दिया था तो उसमें से आया था क्वेश्चन। ये रेसी में कौन कौन सी परिवार या भाषा परिवार, तो देखो पहला भारूपीय जो भारत यूरोप ये ओके, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा काकेसी परिवार, चौथा बुरुष्की परिवार, पांचवा उराल अल्ताई परिवार, छठवां चीनी परिवार, सातवां जापानी कोरियाई परिवार, आठवां हाइप्सबोरी परिवार, नौवां बॉक्स परिवार, दसवां समीतिहामी परिवार। अफ्रीका भूखंड में आता है सुदानी परिवार, बंटू परिवार, होत बुशमैनी परिवार, ओके, प्रांतीय महासागर में आता है मलय पोलिनेशिया परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलिया परिवार, दक्षिण पूर्व एशिया परिवार। अमेरिका भूखंड में आता है अमेरिका परिवार, ओके, भारूपीय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, भारूपीय परिवार, ओके, हियर वी गो। भारूपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है, ओके। भारूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम और केंतुम दो वर्ग में बांटा गया। सप्तम में क्या गया, मतलब ये 10 टाइप्स होते हैं, 10 शाखाएं इसकी, और इसे भी 2 पार्ट से बांटा, यानी कि बांट दो तो 2 टाइप से बांटा गया, जिसमें कौन से एरिया में कौन सा था। जैसे सप्तम में 4 भाषाएं आती हैं, भारतीय, ईरानी, आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक और आर्मीनी, अल्बानी, ओके। और केतुम वर्ग में आता है जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक, इटालिक, ओके। डॉक्टर ग्रेशर ने भारतीय, ईरानी, आर्य के 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दरत और भारतीय आर्य भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आया था, हमने इसको डिस्क्राइब करके लिखा था, मेरे ग्रेजुएशन का एग्जाम था, हाँ 4th सेमेस्टर का, तो मैंने इसको लिखा था। तो मेरा फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम था उसमें मैंने लिखा था इसका आंसर, इससे मेरे टीचर बहुत खुश हुए थे कि हाँ तुम्हारे तो इतना ज्ञान तो था, मतलब किसी बच्चे ने उतना अच्छे से नहीं लिखा था, जिसमें मैंने इसे उसका पार्टीशन किया था, पार्टीशन देश के बारे में लिखा था, सारी चीज़ें बहुत खुश हुई थी इसके बारे में अच्छी बात है। तो ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ असीता 7वीं सदी ईस्वी पूर्व अश्वेता अर्थशास्त्र है, ओके। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। उस भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकुल महाकाव्य है। ईरानी भाषा का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। हम चाहते हैं ईरानी भाषा, ईरान के पार्टीशन ये जो है कर लीजिएगा, क्योंकि से पार्टीशन है, आप देख लीजिएगा वीडियो में क्या कहते हैं। आधुनिक फारसी भी देख लीजिए। दरद शब्द का परिवर्तन होता है, इसका प्राचीनतम पैसाची प्राकृतिक है। दरद भाषा को क्षेत्र पामीर और पश्चिम पंजाब है, ओके। हमारा जो पामीर का पठार और पश्चिम उत्तर सारी है। अब मतलब भारतीय भाषा, आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा क्या है, इसको हम अलग से पढ़ सकते हैं, आगे तो नया वीडियो बनाते हैं। Are you ready for that? ओके, ये बहुत जरूरी है। भारतीय आर्य भाषा के भी 3 पार्टीशन किए गए हैं। भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, ये पढ़ लेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे कि क्या कौन सा है, ओके। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसके लिए हम सोचे कि सारा वीडियो डेली डालें, हम लेट हो जा रहा, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर गिविंग मी you this valuable time that can't come to you। आप अपने टाइम का यूज बहुत अच्छे से करें, बस इतना ही चाहिए। थैंक यू फॉर दैट। लाइक